Dear students, good morning to all of you. Today we are revising our first chapter of history, the French Revolution. जैसा कि आप लोगों को सिलेबस में दिया गया है कि 4 टॉपिक ही आप लोगों को आएगा, तो हम उन चारों टॉपिक का इसमें रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। और लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव जहाँ से भी आए उसको अटेंड करना है, फुल मार्क्स लाना है। तो हम लोग सबसे पहले आएंगे इंट्रोडक्शन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है एक लैंडमार्क है जो हिस्ट्री है वर्ल्ड का भी और यूरोप का भी। इसका अंत हुआ मोनार्चियल सिस्टम जो था फ्रांस में। इसने स्लोगन दिया दुनिया को लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी का। एक सोसाइटी जो आधारित था प्रिविलेजेस, जिसने रास्ता दिया एक न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का। आइडिया जो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पॉर्टेंट बन गया इस न्यू एरा के लिए, यानी ये नए पीरियड के लिए। 14 जुलाई 1789 को सिटी पेरिस का वो था मतलब अलार्मिंग के स्टेट पर। राजा ने कमांड किया था सैनिकों को कि वह मूव करे सिटी में। अब बाहें फैल गई थी और पीपल ने डिसाइड किया कि वो अपना एक मिलिशिया का फॉर्मेशन करेंगे। तो मिलिशिया हम पहले भी बता चुके हैं। मिलिशिया का मीनिंग क्या होता है? जब आम जनता जो है, पब्लिक जो है, वह हाथ में शस्त्र लेती है तो उसको हम लोग कहते हैं मिलिटेंट यानी मिलिशिया। ग्रुप जो था सेवरल 100 पीपल का, वो आगे बढ़ा ईस्टर्न पार्ट सिटी का आर्म्स की तलाश में। वो चला गया प्रिजन बास्तिल, जहाँ उनको उम्मीद थी कि उनको होडेड एम्यूनिशन मिलेगा। परिणाम स्वरूप एक आर्म्ड फाइट फॉलो हुआ और कमांडर बास्तिल का मारा गया और सैनिकों वहाँ के जितने भी कैदी थे उनको जो है आज़ादी मिल गई। बास्तिल को सब कोई घृणा करता था क्योंकि ये डिस्पोटिक पावर जो तानाशाही पावर था राजा का, उसके लिए ये जाना जाता था। तो कैसे और इसने ये क्या हुआ, हम लोग फर्दर इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी कैसा था लेट 18th सेंचुरी के दौरान। तो फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड था 3 स्टेट्स में। पहला स्टेट क्लर्जी का था। क्लर्जीज वह ग्रुप था पर्सन्स का जो कि इन्वेस्ट करते थे कि खास फंक्शन जो चर्च में करते थे, इंजॉय करते थे। कुछ निश्चित सुविधाएं बाय बर्थ इनको मिलता था, जैसे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था स्टेट को। आगे जो था चर्च उन्हीं पर टैक्स लगा देती थी जो कि कहलाता था टेक पीजेंट्स को, जो कंप्राइज करता था 1/10 जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का देना पड़ता था। यानी जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था, प्रोडक्शन करते थे पीजेंट्स, उसका 10वां भाग उनको चर्च को देना पड़ता था। दूसरा था सेकंड स्टेट नोबिलिटी। ये कंसिस्ट करता था रिच एरिस्टोक्रेट पीपल जो स्टेट के थे। ये इंजॉय करते थे प्रिविलेज कि इनको भी मतलब टैक्स नहीं देना पड़ता था स्टेट को। ये इंजॉय करते थे कि जो कि फ्यूडल प्रिविलेजेस को यानी फ्यूडल ड्यूज को, जो कि वो पीजेंट से लेते थे। तीसरा स्टेट जो था वह था डिवाइडेड था 3 ग्रुप्स में। पहला ग्रुप बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स एट्सेट्रा। सेकेंड ग्रुप पीजेंट्स और आर्टिसंस। थर्ड ग्रुप स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर सर्वेंट्स। ये पीपल को कोई सुविधा नहीं थी, इनको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था जो कहलाता था टैली स्टेट को। साथ साथ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देना पड़ता था जो कि लगाया जाता था आर्टिकल प्रतिदिन के कंजम्पशन में, जैसे सॉल्ट, टोबैको एट्सेट्रा। पीजेंट्स जो है उनका जो था 90% थे, उनका पॉपुलेशन 19% था फ्रांस में। अब क्या हुआ कि लुई 16 वह राजा बना फ्रांस का 1774 में। बिलोंग करता था बोर्बोन फैमिली से। वो 20 साल का था और शादी किया ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से। जब वह गद्दी पर बैठा था तो उसने पाया कि ट्रेजर पूरा खाली था। रीज़न क्या था कि लॉन्ग ईयर्स हुआ वॉर का और मेंटेनेंस करना था एक बहुत मतलब कि एक्स्ट्रा वैगन कोर्ट का, यानी उतना बड़ा दरबार का। लुई 16 ने यह भी मदद किया था कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को कि वो अपना इंडिपेंडेंस हासिल करे ब्रिटेन से। वॉर ने क्या किया, 1 बिलियन लीवर्स जो है कर्ज लिया था। अब वो बन गया था 2 मिलियन लीवर्स। लेंडर्स जो है वह चार्ज करने लगे इंटरेस्ट 10% का लोन्स पर। तो सारे खर्चों को पूरा करने के लिए और मेंटेन करने के लिए आर्मी, कोर्ट एट्सेट्रा को स्टेट को फोर्स किया गया कि वो बढ़ाए टैक्सेस को। लेकिन ये मेज़र जो है वो सफिशिएंट नहीं था क्योंकि मेंबर केवल थर्ड स्टेट के वही टैक्स देते थे। अब है व्हाट वाज द ओल्ड रेजिम। तो टर्म ओल्ड रेजिम
ये डिस्क्राइब किया जाता है जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन था फ्रांस का 1789 के पहले। अब नेक्स्ट डे आगे हम देंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।